हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप देखने वाले हैं। एक ऐसा रोड मैप जो कि आपको कम से कम टाइम के अंदर एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर बनाएगा। मैंने जब भी अपने करियर के अंदर शुरुआत की थी तो इस टाइप की कोई ऐसी रोड मैप या फिर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। शायद एग्जिस्ट भी करती थी लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप फ्रंट एंड सीखने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी सीख रहे हैं तो ये जो रोड मैप है ये आपको हेल्प करेगा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप इस टाइम किस जगह पर हो इस रोड मैप के ऊपर, ताकि आप आपके नॉलेज के अंदर जो गैप्स है उसको आइडेंटिफाई कर पाए और आप आपके गोल तक कम से कम टाइम के अंदर पहुंच पाएँ। मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा ये रोड मैप जो है ये होने वाला है। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब ऐसा एक डेवलपर जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। मतलब आपके जो ब्राउज़र के अंदर जो वेबसाइट आप देखते हो, जो भी विजुअल एलिमेंट्स आपको दिखते हैं, उसके ऊपर काम करने वाला डेवलपर जिसको हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। अगर हमें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो कुछ लेवल्स में हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप या तो एकदम बिगिनर हो और आपकी जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो शुरू करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी इसको सीख रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो आप भी इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो, एक बार फिर से शुरू कर सकते हो। हम क्या करेंगे, लेवल्स के हिसाब से शुरू करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये हमारी लेवल 0 है। लेवल 0 से हम शुरू करेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे हमारे इस रोड मैप के अंदर, जो कि है HTML को सीखना। अब HTML जो है ना, ये एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो भी आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखते हो वो HTML से बना होता है। तो HTML सीखना ये सबसे पहली स्टेप होती है जब भी आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, क्योंकि उसके बिना आप कैसे बनाओगे, राइट? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML यूज़ करते हैं। सबसे पहली स्टेप आपकी यही होगी कि आपको सीखना है HTML। अब HTML के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि जो गलती मैंने की है अपने करियर के अंदर कि मैं 2-4 महीने तक HTML ही सीखता रहा, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, HTML के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ सीखना है। ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये बस आपको यहाँ पर सीखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसके ऊपर ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। अब ये क्वेश्चन होगा कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है ये HTML के अंदर कौन से हैं, राइट? तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, इसके ऊपर भी आप काम करना शुरू करोगे तो आपका जो काम है HTML का वो हो जाएगा। HTML के अंदर ना हम सेमेंटिक टैग्स आते हैं हमारे बहुत सारे, जिसके अंदर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं। आर्टिकल टैग आपको दिखेगा, सेक्शन टैग आपको दिखेगा, नैव टैग है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे टैग्स हैं। तो ये आपको करने हैं, इनको एक्चुअली सीखना है आपको कैसे चीज़ें होती हैं। इसी के साथ में कुछ बेसिक टैग्स है जो कि आपको चाहिए होते हैं, तो जो कि है डिव है, स्पैन होता है, बटन एलिमेंट होता है, इमेज एलिमेंट होता है क्योंकि इमेज हमें अगर डालनी है, हेडिंग इसके अंदर होती है। हेडिंग्स अलग अलग है, H1 H2, तो हेडिंग्स हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर, और मुझे लगता है कि शुरू में ना आप इतने से भी अगर शुरू करते हो तो वो आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि हम जो वेबसाइट बिल्ड करेंगे फ्यूचर में जो करते हैं वो इनमें से किसी ना किसी जो एलिमेंट है उसको ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादा करके ये डिव और स्पैन जो होते हैं इसको बहुत ज़्यादा हेवीली यूज़ करते हैं, तो इसको आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए टाइम कितना लगेगा, राइट? जो टाइम इसके लिए लगेगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 1 वीक लगाना है। 1 वीक के अंदर जितना भी आप कवर कर पाओगे उतना ही आपको कवर करना है। इससे ज़्यादा टाइम इसके ऊपर आपको अभी इस टाइम पर नहीं लगाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसको याद रखना। जैसे आप ये जो HTML स्ट्रक्चर है उसको बनाना सीख जाते हो तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है आपको सीखना है CSS।
अब ये CSS क्या होता है बेसिकली, ये आपकी जो HTML जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो उसके ऊपर जो स्टाइल हम करते हैं, कलर्स चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, साइज़, स्पेसिंग, ये जो सारी स्टाइल होती है, या फिर एलिमेंट्स को एक लाइन में ऐसे अलाइन करना, तो ये सारी चीज़ें हम CSS की मदद से करते हैं। तो आपकी नेक्स्ट स्टेप है वो होनी चाहिए कि आप ये जो CSS है इसके ऊपर काम करते हो, तो आपको CSS सीखना है, ठीक है। अब ये CSS जो है ना, इसके अंदर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको करने हैं। सो उसके अंदर कुछ ये टॉपिक्स है, जैसे कि आपको फ्लेक्स सीखना है। फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर आता है जो कि बहुत ही हेवीली हम यूज़ करते हैं, और उसकी मदद से हम एलिमेंट जो होते हैं उसको अलाइन करते हैं वेब पेज के ऊपर, है ना। अपने साइट के ऊपर देखा होगा कि ऊपर नेविगेशन बार है, लेफ़्ट साइड में साइड बार होता है, राइट साइड में मेन एरिया होता है, उसके राइट में कोई और एक मतलब साइड बार हो सकता है, या फिर कोई बॉक्स हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर करने का जो काम है वो हम जो फ्लेक्स बॉक्स है उसकी मदद से करते हैं। सो आपको फ्लेक्स सीखना है। उसके बाद और एक चीज़ सीखनी है जो कि है ग्रिड। फ्लेक्स और ग्रिड दोनों सेम चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, चीज़ों को अलाइन करने के लिए। तो ये भी आप सीख सकते हो। ग्रिड थोड़ा सा आप ऑप्शनल भी रख सकते हो इसको। अगर फ्लेक्स अगर करते हो अच्छी तरीके से तो अलाइनिंग का काम जो है आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना आपको सीखना है। इसके अंदर आप अलग अलग मीडिया क्वेरी सीखोगे, या फिर नई भी कुछ CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ आई है जो कि आपका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है उसको करने में आपको हेल्प करती है। तो ये आपको करना है। आपको कलर्स के बारे में सीखना है कि कैसे आप एलिमेंट्स को कलर करते हो, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, बॉर्डर वगैरह कैसे कलर दे सकते हैं उसको, ये आपको करना है। उसके बाद फ़ॉन्ट्स के बारे में आप कर सकते हो। फ़ॉन्ट फैमिली कैसे, कस्टम फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करने हैं, कैसे फ़ॉन्ट की साइज़ हमें चेंज करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर करोगे। इसी के साथ में आप मार्जिन और पैडिंग इसके बारे में सीखोगे। ये बेसिकली स्पेसिंग होती है कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितनी स्पेस रखनी है, तो उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं। पैडिंग जो होती है वो सिमिलर सी होती है, बट थोड़ा सा उसके अंदर माइनर फ़र्क है। तो वो इसका दोनों का फ़र्क क्या है उसके बारे में आप सीखोगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, और इसको भी अगर करते हो ना इतनी ही चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि आपका जो CSS है बेसिक इनफ है आपको किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो बस ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब ये जो करोगे ना इसको, इसके ऊपर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। मैक्सिमम इसके ऊपर भी आप 1 ही वीक लगाइए, ठीक है। ये जो टाइम लगेगा इसके ऊपर भी 1 ही वीक आपको लगाना है। सो यहाँ पर लेके आते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे 1 वीक हमें लगेगा। सो अभी आप जब भी HTML और CSS सीखोगे तो आप क्या कर सकते हो ना, स्टैटिक वेबसाइट जो है उसको बिल्ड करना शुरू कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ HTML और CSS आपका यूज़ होगा। लैंडिंग पेजेस वगैरह होते हैं, पोर्टफोलियो हो सकता है आपका, उसकी साइट आप बनाना शुरू करते हो। तो यहाँ पे आप उसको बिल्ड करोगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आपको बिल्ड करना है आपकी वेबसाइट, ठीक है। सो बिल्ड स्टैटिक वेबसाइट, और ये हमें करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रोजेक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है। तो CSS HTML सीख के उसको अगर आप प्रैक्टिस में डालोगे तो ये वेबसाइट आपकी यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगी। एंड मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर भी आप 1 वीक से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। 1 वीक इनफ है इस वेबसाइट को बनने के लिए, जिसके अंदर सिर्फ HTML और CSS जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वेबसाइट ये बनाते हो, इसके बाद आपको और एक चीज़ सीखना, मतलब एक्सप्लोर करना शुरू करना है, जो कि है, देखिए, टेलविंड CSS। सो टेलविंड CSS बेसिकली क्या है? टेलविंड CSS एक CSS की लाइब्रेरी है। इसका मतलब CSS जो भी आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर एकदम सारे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो आप क्या करते हो, उसकी स्टाइल जो है वो मैनुअली CSS फाइल के अंदर लिखते हो। लेकिन ये जो टेलविंड CSS जो भी आप यूज़ करते हो तो इसके अंदर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज़, ठीक है। सो ये एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है, या फिर लाइब्रेरी आप इसको बोल सकते हो।
इसके अंदर क्या होता है कि हमें बहुत सारी बनी बनाई यूटिलिटी क्लासेस जो है CSS की वो हमें मिलती है, जैसे कि BG Red 500 फॉर एग्जांपल टेलविंड CSS के अंदर होता है। इसका मतलब बैकग्राउंड का कलर 500 कर लो, या फिर होता है टेक्स्ट रेड और जो भी उसका वेरिएशन है, तो इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट जो है आपका रेड हो जाएगा। तो आपको CSS फाइल के अंदर जाके आप नहीं लिखते हो स्टाइल आपकी, आप आपके HTML के अंदर ही वो क्लासेस जो है ऐड करते जाते हो, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी क्लासेस। तो इंडस्ट्री के अंदर ना एक स्टैंडर्ड अभी बन चुका है, जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट होती है जहाँ वहाँ पर ये टेलविन CSS जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको करना है, इस फ्रेमवर्क को सीखना है। आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके सीख सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो, फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो। और इसी के साथ में इस चैनल के ऊपर भी टेलविन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं लास्ट में आपको जो भी रिसोर्सेस वगैरह है उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करना एक बार। उसके बाद देखिए, ये जो है ना, इसको याद रखना कि वी यूज़ दिस इन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्शन के अंदर मतलब रियल वेबसाइट्स बनाते हैं, तभी हम मैनुअली CSS वगैरह नहीं लिखते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो टेलविन CSS वगैरह है या फिर दूसरे कोई फ्रेमवर्क्स है उनको यूज़ करते हैं। तो टेलविन CSS एक उसका बेस है, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि हम आगे जाके और जो फ्रेमवर्क्स देखेंगे तो हो सकता है कि वो भी बिहाइंड द सीन टेलविन CSS जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब भी आप टेलविन CSS सीख रहे होंगे ना, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, जैसे कि हम क्लास कंपोजिशन कैसे करते हैं, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होती है, डायरेक्टिव्स एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये आप सीखोगे। थीम्स कैसे यूज़ करनी है, कैसे डायनामिक थीमिंग करनी है, वो आप इसके अंदर ये चीज़ें सीखोगे। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है। अब देखिए, इसके लिए टाइम कितना लगेगा ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ना, आई थिंक टेलविन CSS सीखने के लिए ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। टेलविन CSS आप 1 वीक के अंदर सीख सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको सीखना नहीं है, इसको प्रैक्टिस के अंदर भी डालना है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर इसको प्रैक्टिस में डालते हुए आप कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि जो आपने यहाँ पे जो वेबसाइट बनाई ना, ये वाली बिल्ड स्टैटिक वेबसाइट, उसको ही आप क्या कर सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो। रीबिल्ड बेसिकली जो पहले HTML CSS के अंदर बनी थी, उसको ही आप टेलविन CSS के अंदर अभी रीबिल्ड करोगे। ठीक है, एंड इसके लिए जो है ना, वो टाइम कितना लगेगा, इसके लिए आप देखिए, टेलविन CSS प्लस ये जो वेबसाइट है, ये बनाने के लिए आप 2 वीक्स ले सकते हो। 2 वीक्स का टाइम इनफ है। इसके अंदर अच्छे से आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट टेलविन CSS के अंदर बनेगी, और आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए टेलविन CSS के अंदर प्रैक्टिस के अंदर, वो सारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपको HTML CSS आया है, आपको टेलविन CSS आया है, और आप जो स्टैटिक वेबसाइट्स है, लैंडिंग पेजेस वगैरह है, यहाँ पे बिल्ड करना आप सीख जाओगे, मतलब हो जाएगा आपका काम। ठीक है, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आपकी नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेवल, जो अभी तक चल रही थी वो लेवल 0 थी, एकदम बिगिनर्स। अभी थोड़ी आपकी लेवल जो है ये यहाँ पर बढ़ेगी, और इसको हम नाम देते हैं लेवल 1। ठीक है, आप अभी पहुँचोगे लेवल 1 के ऊपर। सो ये हमारी लेवल 1 है। अब लेवल 1 पे जैसे ही आप आते हो, यहाँ पे एक डिसीजन आपको लेनी होगी। ठीक है, कौन सी डिसीजन है, देखें यहाँ पर कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे आप खुद को पूछोगे कि डू यू लव डिज़ाइनिंग। एक सवाल आपसे, मतलब खुद से आप पूछोगे कि इस पोजीशन पे क्या आपको जो डिज़ाइनिंग का काम है वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप क्या एन्जॉय कर पा रहे हो डिज़ाइनिंग को। डिज़ाइनिंग मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने टेलविन CSS से वेबसाइट बनाई। डिज़ाइन मतलब एक्चुअली वो स्टाइलिंग करने में क्या आप एन्जॉय कर रहे हो, क्या आप अपने मन से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चीज़ों को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये सारी प्रोसेस आप एन्जॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। अब इसके अंदर मल्टीपल आंसर्स आपके हो सकते हैं। अगर लग रहा है कि आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं कि आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो, नो। अगर ऐसा है
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज द करियर। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, मे बी आप करियर मतलब पूरा करियर आपको चेंज नहीं करना है, मे बी आप दूसरी कोई बैक एंड वगैरह ट्राई कर सकते हो, या फिर और कुछ चीज़ ट्राई कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये जो फ्रंट एंड जो होता है ना, इसके अंदर आप बहुत बार मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें करोगे, स्टाइलिंग करना है, कैसे यूआई को बेटर करना है, यूएक्स वगैरह इसके अंदर भी होता है, जो कि थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, यहाँ तक इंटरेस्ट आपका डेवलप होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप इसको आगे भी ज़्यादा एन्जॉय नहीं करोगे, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप और कुछ दूसरा चीज़ ट्राई करिए। अगर इसका आंसर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखिए, इसका और एक आंसर ये हो सकता है कि यस सो मच, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो सारी चीज़ों को। अगर ऐसा है ना, तो मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप और एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो इसके अंदर, जो कि है फिग्मा। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। फिग्मा एक डिज़ाइन टूल है बेसिकली। तो इसके अंदर आप क्या करते हो ना, डिज़ाइनिंग सीखते हो, मतलब ड्रॉ करके डिज़ाइन जो बनाते, कोड नहीं, ठीक है, ये कोड का पार्ट नहीं है, एंड ये चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है आपसे कि अगर आप बिल्कुल डिज़ाइनिंग पसंद नहीं कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर कर रहे हो तो आप फिग्मा के अंदर डिज़ाइन बनाना भी एंजॉय करोगे। एंड एक्चुअली मार्केट के अंदर ऐसी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। कंपनीज़ आपको शायद पूछेगी कि आपको फ्रंट एंड ठीक है, आपको डिज़ाइन भी आता है क्या। अगर डिज़ाइन आता है तो आपके पास ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हाँ, मुझे डिज़ाइन भी आता है एंड डेवलपमेंट भी आती है। तो आप फिग्मा को जो है आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एंड इसके अंदर आप क्या करोगे ना, इसके अंदर आपको ड्रॉ करना सीखना है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर, आपको थोड़ी सी कलर साइकोलॉजी वगैरह वो सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह कैसे होता है वो करना पड़ेगा। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो, बहुत ऐसी कुछ साइट्स एग्जिस्ट करती है, जैसे कि देखिए, जैसे कि एक साइट है ड्रिबल, है ना, ऐसे ही कुछ ड्रिबल इस तरह से है, एंड और भी है पिंटरेस्ट ये है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो। मतलब वहाँ पे बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिलेंगे, स्क्रीनशॉट मिलेंगे उसके डिज़ाइंस के, तो आप इंस्पिरेशन लेके उसको कॉपी करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कॉपी मतलब एग्जैक्टली आपको उसका काम कॉपी करके कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस डिज़ाइन को देखना है कि आप क्या वैसी डिज़ाइन आप खुद बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ये आपको करना है, ठीक है। एंड सिर्फ करना नहीं है, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाना है कि कैसे चीज़ें हो रही है। अच्छा, यहाँ पे इतनी स्पेस है, ओके, तो इस टाइप से ना आप जैसे ही बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप पैटर्न्स नोटिस करना शुरू करोगे कि डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ही सिमिलर पैटर्न्स होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे साइट्स के ऊपर जो लेआउट होता है कि लेफ़्ट साइड में सारी चीज़ें होती है, राइट साइड में थोड़ी स्पेस होती है। कुछ साइट्स के ऊपर लेआउट ऐसे होता है कि सारी चीज़ें सेंटर में अलाइन होती है, राइट। तो इस तरह के पैटर्न्स जो है आप प्रैक्टिस के साथ में नोटिस करते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कॉपी डिज़ाइन फॉर प्रैक्टिस ओनली, ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी दूसरे का काम आपको कॉपी नहीं करना है एग्जैक्टली यूज़ करने के लिए, आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये यहाँ पर लाते हैं, ये आप इसके अंदर करोगे फिग्मा के अंदर। एंड इसके अंदर ना आपको जो टाइम लगेगा, यहाँ पे भी आपको ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगाना है। यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है 1 वीक जो है स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करिए 1 वीक तक। अब तीसरा क्वेश्चन आंसर जो है ये ऐसा हो सकता है कि क्या आप डू यू लव डिज़ाइनिंग। तो आंसर ये हो सकता है कि हाँ, यस बट सो, है ना। मतलब आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही है, लेकिन उतना मतलब वो वाव इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा होता है ना कि हाँ मैं मतलब एकदम ही एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपके लिए न्यूट्रल है वो चीज़। अगर ऐसा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, मे बी फ्यूचर में ये जो आपके डिज़ाइन इंटरेस्ट है वो मे बी आपके लिए डेवलप हो जाएगा,
ठीक है। सो आप यहाँ से चीज़ें कंटिन्यू करोगे और यहाँ से नेक्स्ट वो चीज़ जो आएगी ना आपकी, वो आएगी गिट एंड गिट हब। अब देखिए, शायद आप सोच रहे होंगे कि गिट और गिट हब यहाँ पर कैसे आ गया है। ये बेसिकली वर्जन कंट्रोल टूल होता है। जो भी आप कोड लिखते हो उस कोड की हिस्ट्री मेंटेन ये करता है। उस कोड को आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर रिमोटली गिटहब का यूज़ करके, ताकि आपका कोड अगर लोकल कंप्यूटर आपका ख़राब भी हो जाता है या फिर आपकी डिस्क इरेज हो जाती है तो ये कोड आपका रिमोटली रहेगा, प्रॉपर हिस्ट्री के साथ में मेंटेन रहेगा। अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट यहाँ पर मैं गिट और गिटहब क्यों आपको बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, जब भी आप जॉब को अप्लाई करते हो तो जो एम्प्लॉयर है वो आपका गिटहब चेक करता है, आपका गिटहब प्रोफाइल चेक करता है कि आपने कितना कोड किया है, आप किस तरह से कोड करते हो, क्या प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो। तो अगर यहाँ पर इस स्टेज पे अगर आप गिट और गिटहब यूज़ करना शुरू करते हो तो क्या हो जाएगा कि एकदम डे 1 से, मतलब जैसे ही आप ये जो स्टैटिक वेबसाइट्स यहाँ पर बनाई है, ये यहाँ से आप गिटहब के ऊपर पुश करते जाओगे, स्टोर करते जाओगे, तो गिटहब के ऊपर एक तरह से हिस्ट्री आपकी बनती जाएगी, राइट। तो ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही पता चलता है एम्प्लॉयर को कि आप कितने दिन से कोड कर रहे हो, कितने दिन से आप एक्टिव हो। तो आपको मेक श्योर करना है यहाँ पे गिट और गिटहब सीखना है, और जो भी आप कोड करोगे, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, सबको आपको पुश करते जाना है गिटहब के ऊपर, ठीक है। सो ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एट द एंड ऑफ द रोड मैप यू विल हैव ए ग्रेट गिटहब हिस्ट्री। ये एक्चुअली मतलब इसका एक रीज़न है। देखिए, यहाँ पर गिटहब के अंदर ना वो ग्राफ होते हैं जहाँ पे आपको दिखता है कि आपकी स्ट्रीक कितनी है, कितने देर, मतलब कितने दिनों से आप कोड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, एंड इसके लिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। टाइम आपको गिटहब सीखने के लिए ना 1 वीक का टाइम इनफ है इसके लिए, ठीक है। एंड इसके अंदर भी आपको मतलब ऐसी कोई मास्टर वगैरह नहीं करना है इसके अंदर गिट और गिटहब को। आपको कुछ मेन टॉपिक्स इसके अंदर देखने हैं, जैसे कि स्टेज हम कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, उसके बाद क्लोन हम कैसे कर सकते हैं, ब्रांच कैसे हम बनाते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको आपको सीखना है, ठीक है। 1 वीक इनफ होगा। कोई भी यूट्यूब के ऊपर आप क्रैश कोर्स जो है उसको उठा सकते हो, देख सकते हो, आपका जो काम है वो हो जाएगा। ओके, सो हो गया। देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट काम करना है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हमारे रोड मैप के अंदर। एंड इस टाइम पर आप देख सकते हो आपके पास जो लेवल 2 है ये शुरू हो जाएगी। लेवल 1 यहाँ पर जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ पर लेके आते हैं लेवल 2 पे आप पहुँचोगे, क्योंकि यहाँ पर इस केस में आप क्या हो चुके होंगे, गिटहब आता है, आपका कोड आप सिंक कर पा रहे हो। यहाँ पे डिज़ाइन अगर आप चूज़ करते हो तो डिज़ाइन भी बनाना आपको आ चुका है, तो आपकी लेवल एक तरह से बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। लेवल 2 आपकी शुरू हो जाएगी, और लेवल 2 जो है ना ये एक्चुअली आपको एकदम बिगिनर से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम एक चीज़ सीखना शुरू करते हैं जो कि है जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स। अब ये जावास्क्रिप्ट जो है ना ये हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने स्ट्रक्चर कैसे करना है HTML से सीखा, स्टाइल कैसे करनी है CSS से सीखी है, गिटहब सीखा है, फिग्मा डिज़ाइन सीखा है। लेकिन वेबसाइट के ऊपर इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हमें वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्टिविटी डालनी होती है, बटन क्लिक करने के बाद कुछ करना है, पॉपअप दिखाना है, फॉर्म सबमिट करना है, या फिर लोडिंग स्टेट दिखाना है। तो ये जो चीज़ें होती है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपके स्टैटिक साइट को अगर आपको डायनामिक बनाना है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र की लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं। ब्राउज़र के अंदर जो भी आपको काम करना है प्रोग्रामेटिकली, वो सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, देखें, इसके अंदर आपको ऐसा नहीं कि 6 महीना इसके अंदर लगाना है जावास्क्रिप्ट सीखने के अंदर। आपको बस जावास्क्रिप्ट की जो मेन चीज़ें हैं जो अभी इस
स्टेज पे आपको जो चाहिए होगी उसको बस आपको करना है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको सीखना है वेरिएबल्स एंड स्कोप्स जावास्क्रिप्ट का, ये फंडामेंटल्स है, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना है आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्किप मत करिए। वेरिएबल्स एंड स्कोप ये आपको सीखना है। इसी के साथ में दूसरा जो है ये है फंक्शंस के बारे में सीखिए, और इसके अंदर ख़ास करके जिसको हम फर्स्ट जो फंक्शंस होती है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होती है, बेसिकली सिटीज़न। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझनी है कि फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न क्यों होती है, क्यों ऐसा हम बोलते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या कोड पैटर्न्स है, इसके बारे में आप सीखोगे। ये सारे बेसिक्स है, ठीक है, इसको स्किप मत करना प्लीज़। उसके बाद आप अरेज़ के बारे में सीखोगे, अरेज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। उसके अंदर अरेज़ की मेथड कौन सी है, ऑब्जेक्ट की मेथड, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे। उसके बाद हमारे पास और एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो कि है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड एक मतलब इंटरव्यू के अंदर भी आपको पूछा जाता है कि दिस कीवर्ड क्या होता है, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको भी आपके सिलेबस के अंदर रखिए। इसी के साथ में आपको क्लोजर्स जानना भी ज़रूरी है, तो क्लोजर्स को सीखिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत ही एक पावरफुल फीचर है, तो इसका रियल वर्ल्ड यूज़ केस क्या है, आप फ्रेमवर्क जब भी आगे जाके यूज़ करोगे तो उसके अंदर ये क्लोजर्स बिहाइंड द सीन यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में सीखिए। इसी के साथ में एसिंक जेएस के बारे में सीखना है आपको कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ये सिंगल थ्रेडेड है, एक सिंगल सीपीयू थ्रेड के ऊपर रन होती है। बट ऐसे बहुत सारी आईओ रिलेटेड काम हो सकते हैं, जो इनपुट आउटपुट है, फाइल रीड करना, एपीआई कॉल करना, तो ये जो सारे काम हैं ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसको हम मेन थ्रेड के ऊपर नहीं करते, उसके लिए ये एसिंक्रोनस जो पैटर्न है उसको यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत ही पावरफुल है, इंडस्ट्री के अंदर यही आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इसके बेसिक्स आपको सीखने हैं, और इसके के साथ में और एक चीज़ आपको सीखनी है जो कि है ES6 फीचर्स। ES6 मतलब बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन जो कि 2015 में आया था, हाँ 2015 में आया था ES6 जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट की पूरी गेम ही चेंज हो गई थी, क्योंकि ऐसे फीचर्स इसके अंदर आए थे। तो उन फीचर्स को आप यहाँ पर सीखोगे, ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स है जो कि आप मतलब ये टॉपिक जो है ना ये करने ही करने जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स के अंदर आते हैं। अब इसको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम हम लेते हैं लेट्स से कि आपको ज़्यादा नहीं देना है इसके अंदर टाइम, और ये फंडामेंटल्स है ना तो इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि 4 वीक्स आप इसको दे सकते हो, 1 महीना जो है वो आप दे सकते हो, क्योंकि इसको आपको क्लियर करना है, ये हर बार आपको लॉन्ग रन में यूज़ होगा। ओके, सो ये हो गया। अब उसके बाद ये जैसे आप करते हो फंडामेंटल जैसे करते हो, तो नेक्स्ट जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट सीखनी है जिसको हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। क्या मतलब है इसका? डॉम मैनिपुलेशन मतलब आप जब भी ब्राउज़र के अंदर काम करते हो, सो ब्राउज़र के अंदर ना आपने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे होंगे कि टाइटल है, हेडिंग जिसको हम बोलते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं, तो उनके साथ में अगर हमें काम करना है, फॉर एग्जांपल बटन क्लिक करने के बाद मुझे ये पॉपअप दिखाना है या फिर ये फॉर्म सबमिट करना है, तो वो करने के लिए ना हमें डॉम मैनिपुलेशन करना होता है। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, वो जो एलिमेंट डायनामिकली जो सारे चेंज करने होते हैं ना हमारे वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए हमें डॉम मैनिपुलेशन आना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर आप सीखोगे कि कैसे आपको एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, कैसे आपको एलिमेंट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है डायनामिकली, राइट, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये सारी चीज़ें जो करोगे ना, इसके अंदर भी आपको कुछ मेन चीज़ें करनी है। आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि आप कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो इस स्टेज पे। डॉम मैनिपुलेशन जब भी सीखते हो तो कुछ माइक्रो प्रोजेक्ट्स करने हैं, जैसे कि क्या कर सकते हो, देखिए इंटरैक्टिव मेन्यू आप बना सकते हो जो कि क्लिक करने के बाद खुल जाए, है ना। अकॉर्डियन टाइप का कुछ कर सकते हो, जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहता है ना साइट के ऊपर, अकॉर्डियन होता है, क्लिक करने के बाद वो मतलब खुल जाता है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। बैकग्राउंड देखिए, और एक प्रोजेक्ट है बैकग्राउंड कलर
चेंजर, ये कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट बहुत ही माइक्रो प्रोजेक्ट आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको रियल स्किल सिखाते हैं, ठीक है। इनको स्किप मत करना, सिंपल समझ के। बहुत बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखोगे। आप यहाँ पे डेटा फेचिंग भी सीखोगे, और डेटा फेचिंग के अंदर लोडिंग, हमें स्टेट दिखाना है, एलिमेंट दिखाना है, वो भी डॉम मैनिपुलेशन के अंदर आएगा, वो करना है। फॉर्म सबमिट करना आप सीखोगे यहाँ पे। आप यहाँ पे और एक चीज़ सीखोगे जिसको हम एजैक्स बोलते हैं। एजैक्स मतलब क्या होता है कि डेटा फेचिंग जब भी आप करते हो ना, तो पेज लोड किए बिना डेटा आके फिर हमारा जो वेबसाइट है उसको अपडेट करना, उसके अंदर के एलिमेंट्स अपडेट करना, तो वो आप सीखोगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सीखोगे डॉम मैनिपुलेशन के अंदर। अब ये क्वेश्चन है कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको ना हम टाइम देते हैं, इसको भी ज़्यादा नहीं देना है आपको। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड होने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 वीक्स पकड़ते हैं, 2 वीक्स इसके लिए इनफ होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है जो कि है होस्ट अ वेबसाइट, राइट। जो वेबसाइट आपने बनाई है अभी तक, है ना, जो स्टैटिक वेबसाइट जो बनाई है, तो आपको यहाँ पर अभी सीखना है कि कैसे आप इसको होस्ट कर सकते हो। मतलब अभी तक आपकी वो आपके लोकल मशीन के ऊपर एक्सेसिबल होगी, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी पूरी दुनिया को ये एक्सेस हो जाए, जैसे हम ये जो सारी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट को हमें होस्ट करना पड़ता है किसी सर्वर के ऊपर, तो वो आप यहाँ पे सीखोगे। तो जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है उसको होस्ट करने के लिए आप गिटहब पेजेस एक ऑप्शन है आपके पास, क्लाउडफ्लेयर पेजेस एक ऑप्शन है, इसके ऊपर कर सकते हो, या फिर कोई शेयर्ड होस्टिंग आप यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत आपको सस्ते में मिल जाती है, $2 $3, है ना, मंथली, तो इतने प्राइस में मिल जाती है। तो वहाँ पे आपको सीखना है कि कैसे आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट है वो आप यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। सो ये जो होस्टिंग का काम है, इसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसके ऊपर 1 वीक जो है उसको लगाइए। 1 वीक के अंदर सीखिए अलग अलग गिटहब पेजेस कैसे करते हैं, क्लाउडफ्लेयर के ऊपर कैसे करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग कैसे करते हैं। 1 वीक जो है ये इनफ होगा आपके लिए, उतना करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारी लेवल आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने आपकी जो वेबसाइट है उसको होस्ट कर दिया है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाओगे यहाँ पे। सो जो नेक्स्ट लेवल है हमारी वो है लेवल 3। लेवल 3 पे आप आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, लेवल 3। अब लेवल 3 पे जैसे आप आते हो ना, यहाँ पे एक चीज़ आप सीखना शुरू करते हो जो कि है JS फ्रेमवर्क्स। देखिए, अभी तक जो भी वेबसाइट बना रहे थे, जो भी डायनामिक इंटरैक्टिविटी डाल रहे थे, वो सिर्फ वेनिला जावास्क्रिप्ट की मदद से डाल रहे थे, डायरेक्टली डॉम मैनिपुलेट करके। लेकिन जब भी हम प्रोडक्शन के अंदर एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसको ना और हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। डायरेक्टली इस तरह से वेनिला JS की मदद से इसको करना उतना ऑप्टिमाइज़ नहीं होता है। अगर हमें इसको और बेटर करना है तो उसके लिए फ्रेमवर्क्स जो है जावास्क्रिप्ट के वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रिएक्ट JS आपने सुना होगा, रिएक्ट JS है। रिएक्ट JS के साथ में आपको और Vue.js मिलेगा जो कि बहुत ही स्वीट फ्रेमवर्क है। इसके साथ में आपको एंगुलर भी मिलेगा, एंगुलर के बारे में भी सुना होगा, है ना, गूगल का जो है। सो एंगुलर है। एंगुलर थोड़ा सा ना यहाँ पे एडवांस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एंगुलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करता है बिहाइंड द सीन। तो थोड़ा सा वो OOP आपको अगर आती है तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाएगी, नहीं आती है तो थोड़ी सी चीज़ें आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये है। इसी के साथ में और एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही आजकल पॉपुलर हो रहा है जो कि है स्वेल्ट। ये एक फ्रेमवर्क है, इसको आप सीख सकते हो, और इसकी मदद से एक्चुअली आप सेम चीज़ करते हो जो वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर की है, बट यहाँ पर इसका करने का तरीका जो है ना वो थोड़ा अलग होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नीड OOP फॉर दिस, ओके, सो ताकि आपके यहाँ पर रहे ये। अब ये जो फ्रेमवर्क जब भी आप सीखोगे ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिस्ट करेंगे कि क्या क्या एक्चुअली इसके अंदर हमें करना होता है। सो
सबसे पहली चीज़, आप वीट एक टूल है, वीट को आप सीखोगे। वीट बेसिकली क्या है कि आपका, अगर आपको रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है या फिर और भी किसी फ्रेमवर्क के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये एक CLI टूल है, आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा सेटअप करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैनुअली ये चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो वीट को आप सीखोगे, ठीक है। उसके बाद आप करोगे सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में सीखोगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। जैसे हमारा क्लासिक एप्लीकेशन होता है ना कि मल्टीपल पेजेस होते हैं, दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, नया पेज लोड हो जाता है। सिंगल पेज के अंदर वैसे नहीं होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर हमारा नया पेज ओपन होता है, बट वो पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पेज हमारा बहुत ही जल्दी लोड हो जाता है। तो वो बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसके बारे में आप सीखोगे। आप कंपोनेंट्स जो है ये एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। इसकी मदद से बेसिकली हम डिक्लरेटिव तरीके से UI को बनाते हैं। जब भी हम वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो प्रोसीजरल स्टाइल होती है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को मैनुअली करना, वो करते हैं। यहाँ पे अलग तरीके से डिक्लरेटिव तरीके से, देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेक्शन है तो मैं लिखूँगा ये सेक्शन, ये है सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ऐसे एक्चुअली लिखूँगा, ना कि एकदम वैनिला जावास्क्रिप्ट का कोड। इसको बोलते हैं डिक्लरेटिव तरीका। तो वो आप इसके अंदर सीखोगे। स्टेट मैनेजमेंट, आपको स्टेट मैनेजमेंट चाहिए होता है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए बेसिकली क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा डेटा हमें स्टोर करना पड़ता है जो कि बार बार हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, उसको स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर आप अगर रिएक्ट यूज़ करते हो तो इसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट API को सीखना पड़ेगा, आप जो है रिडक्स जो है उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कोई भी आप फ्रेमवर्क यूज़ अगर चूज़ करते हो ना, तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगी। कंपोनेंट सबके अंदर है, सिंगल पेज एप्लीकेशन सबकी मदद से बनता है, स्टेट मैनेजमेंट सभी के अंदर होता है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, सिंटैक्स अलग होगा, उतना ही फ़र्क है, ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्स आप यूज़ करोगे या फिर ज़ुस्टैंड नाम से एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में आप राउटिंग के बारे में यहाँ पे सीखोगे, क्योंकि हमें मल्टीपल पेजेस बनाने होते हैं ना, तो /about है तो अबाउट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, /डैशबोर्ड दिखना चाहिए, तो उसके लिए राउटिंग हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी हम अलग अलग लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि रिएक्ट राउटर है, रिएक्ट अगर करते हो, टैनस्टैक राउटर एक है, तो इनको आपको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप JSX के बारे में सीखोगे। अगर आप रिएक्ट चूज़ करते हो, Vue.js करते हो, तो JSX नहीं सीखना है आपको, उसका अलग तरीका है। एंगुलर का अलग तरीका है, एंगुलर के अंदर नॉर्मल आप HTML ही लिखते हो। JSX भी HTML जैसा ही होता है, बट उसके अंदर एडिशनल कैपेबिलिटीज़ आ जाती है जो कि रिएक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आप डेटा फेचिंग के बारे में सीखोगे कि रिएक्ट आपके इस फ्रेमवर्क के अंदर डेटा कैसे सर्वर से फेच करना है, फेच API, एक्सियोस, इस टाइप की चीज़ें आप करते हो। उसके बाद आप प्रोटेक्टेड राउट एक कॉन्सेप्ट है, जो होता है ना कि डैशबोर्ड अगर है तो डैशबोर्ड के ऊपर हम लॉग्ड इन है तभी हम जा पाते हैं। तो एक तरह से हमने वो जो डैशबोर्ड का पेज है उसको प्रोटेक्ट किया है, तो वो फ्रंट एंड के ऊपर हम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्टेड राउट की, वो आप करोगे। आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करोगे कि ऑथेंटिकेशन हम फ्रंट एंड के ऊपर कैसे करते हैं। आप थोड़ा सा बिल्ड टूल्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे, जैसे हमारे केस में वीट जो है बिहाइंड द सीन जो है आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड भी करता है, सारी चीज़ें करता है। इसी के साथ में AS बिल्ड नाम से एक टूल है, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे। हालांकि आपको इसको मैनुअली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होना आपको जॉब इंटरव्यू के अंदर हेल्प कर सकता है और चीज़ों को थोड़ा सा बेटर समझने में हेल्प कर सकता है। सो वो है वेब पैक है एक। हालांकि वेब पैक अभी पुराना हो चुका है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी इसके बारे में जानना एक हमेशा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सीखोगे जब भी आप JS जो फ्रेमवर्क्स है उसको सीखोगे। हाँ, इसके अंदर जो फ्रेमवर्क्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं ना वो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे रिएक्ट के अंदर हुक्स होते हैं, तो बेसिक हुक्स जो है वो आप सीखोगे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इस टाइप की चीज़ें आप सीखोगे, राइट। तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जब भी आप सीख रहे होते हो ना, तो आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, हमेशा याद रखिए, बिल्ड हमेशा करना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिएक्ट अगर सीख रहे हो ना, एक प्रोजेक्ट बिल्ड करिए जो कि डैशबोर्ड होगा, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है रिएक्ट को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है ना, सारी इसके अंदर यूज़ होती है। सो यहाँ पर करते हैं बिल्ड ए डैशबोर्ड, यूज़र डैशबोर्ड जो होता है, तो वैसा डैशबोर्ड आपको रिएक्ट के अंदर बनाना है। एंड मुझे लगता है कि इसके लिए टाइम कितना लगेगा पता है, देखिए ये जो है ना, इसके जो बेसिक्स है वो सीखने के लिए 3 वीक्स आप दे सकते हो, एंड जो डैशबोर्ड बनेगा, डैशबोर्ड के लिए अलग से 1 वीक देना आप, ठीक है। 1 वीक में डैशबोर्ड जो भी आपने सीखा हुआ है उसको प्रैक्टिस में आपको डालना है। अब इसके लिए आपको सर्वर की ज़रूरत होगी, मे बी सर्वर से डेटा फेच करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ रेडी एपीआईज़ यूज़ कर सकते हो। फ्री एपीआईज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर नाम से एक साइट है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करिए आप, ठीक है। तो वो फ्री वाली एपीआईज़ जो है ना, वो आप यूज़ करोगे यहाँ पर डेटा फेच करने के लिए, वहाँ से आप डेटा फेच करोगे और डैशबोर्ड के अंदर दिखाओगे, ओके। अब इसके बाद देखिए, ये जैसे ही आपका हो जाता है, नेक्स्ट काम आपका है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे और यहाँ पर आप इसको अभी लेके जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या है, बेसिकली आप अभी मेटा फ्रेमवर्क सीखोगे। मेटा फ्रेमवर्क्स क्या मतलब है, मेटा फ्रेमवर्क्स, देखिए रिएक्ट या फिर व्यू, ये जो है ना, एंगुलर अपने आप में एक मेटा फ्रेमवर्क है, उसकी बात नहीं कर रहे, रिएक्ट की बात करते हैं। तो रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है एक्चुअली, ठीक है, लाइब्रेरी। इसका मतलब रिएक्ट के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है ना, हम अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करके उसको हम खुद से मतलब कंपोज करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेटा फ्रेमवर्क ये होता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीज़ें ये अवेलेबल करके देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिएक्ट के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको राउटिंग की लाइब्रेरी अलग से लेनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन के लिए कोई और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, इसके साथ में जो प्रोटेक्टेड राउट्स है उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन जो मेटा फ्रेमवर्क्स होते हैं, कैशिंग हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकता है, तो मेटा फ्रेमवर्क्स हमें ये आउट ऑफ द बॉक्स हमें सारी चीज़ें करके देते हैं। एंड इसके अंदर और एक चीज़ है कि ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन नॉर्मली हम इनके अंदर बनाते हैं, तो ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होता है। इसका मतलब ये क्लाइंट के ऊपर रन होता है, और क्लाइंट के ऊपर रन होने की वजह से जो एसईओ होता है इसका, जो भी आपके साइट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो कोई ऐसा मेटा फ्रेमवर्क जिसके अंदर एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो एग्जिस्ट करती हो। तो ऐसे फ्रेमवर्क्स हम सीखना शुरू करते हैं इस टाइम पर। सो एक है नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस को आप सीख सकते हो। नेक्स्ट जेएस के अंदर ये एसएसआर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। अगर व्यू जेएस आप कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास नक्स्ट जेएस नाम से एक चीज़ है, ठीक है। जैसा नेक्स्ट जेएस है वैसा व्यू जेएस के लिए नक्स्ट जेएस है, ठीक है। एंगुलर के लिए भी है अपना एसएसआर फ्रेमवर्क। यहाँ पर और एक है जो कि आजकल बहुत ही मतलब पॉपुलर हो रहा है, जो कि है टैनस्टैक स्टार्ट। आप इसको सीख सकते हो, राइट। सबको नहीं सीखना है, आप कोई भी इसमें से पिक करिए। अगर आपने यहाँ पे रिएक्ट अगर पिक किया है तो आप नेक्स्ट जेएस या टैनस्टैक स्टार्ट जो है, दोनों रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, इसमें से आप कोई भी कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट जेएस यहाँ पे रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है अभी, राइट। सो ये आप यहाँ पे करोगे, एंड यहाँ पे इसको सीखने के टाइम आप क्या क्या सीखोगे ना, देखिए एसएसआर सीखोगे जो कि होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ये आपको मेजॉरिटी फ्रेमवर्क्स फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको मैनुअली राउटर कोई कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये फाइल बेस्ड। अगर आपको /about करना है तो about नाम की फ़ाइल या फिर about नाम का फ़ोल्डर बना दो, आपका वो राउट रेडी हो जाएगा। तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा बैक एंड भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है क्योंकि हम फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर रहे हैं। बैक एंड ऑप्शनल है क्योंकि ऑथेंटिकेशन जब भी करोगे तो वो JWT वगैरह टोकन्स क्रिएट करना, अगर आप नेक्स्ट जेएस कर रहे हो तो सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन के अंदर होती है।
फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, तो ऑप्शनली आप वो भी थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लोर कर सकते हो, बेसिक्स जो हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आप और एक चीज़ करोगे, UI लाइब्रेरीज यूज़ करना शुरू करोगे। तो इसके अंदर जैसे कि Shadcn है, ये आप करोगे, जो हमारा और भी काम आसान करते हैं। पहले CSS जो हमने सीखा, उसके बाद Tailwind CSS से थोड़ी चीज़ें और फास्ट हो गई। Shadcn के अंदर बने बनाए हमारे कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं, तो और भी चीज़ें फास्ट हो जाती है हमारे लिए, तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे। Eternity UI है एक, इसको आप कर सकते हो। इसी के साथ में Magic UI है, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है, उनको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ना और एक चीज़ आप कर सकते हो कि आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, और एक प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कि है बिल्ड ए ब्लॉग एप्लीकेशन। ये जो मेटा फ्रेमवर्क है ना, इसको सीखने के लिए बहुत बहुत पावरफुल ये प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, लेकिन आपको सारी चीज़ें ये सिखाएगा। ये आपको CSR सिखाएगा, SSR सिखाएगा, SSG क्या है, स्टैटिक साइट जनरेशन भी होता है उसके अंदर, ये सिखाएगा। आप ISR यूज़ कर सकते हो Next.js के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेगी आपको। तो ब्लॉग प्रोजेक्ट आप करिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का होगा। इसको आई थिंक टाइम आपको देना पड़ेगा मैक्सिमम 3 वीक्स, ठीक है। 3 वीक्स के अंदर इसको आप एक्सप्लोर करिए, और प्रैक्टिस के अंदर इसको प्रोजेक्ट वगैरह इस तरह से आपको बनाना है। अभी इसके बाद हम हमारे रोड मैप के अंदर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक्चुअली आप क्या कर सकते हो ना, एक्चुअली आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो यहाँ तक, क्योंकि जॉब्स के लिए ये अभी तक जो जितनी चीज़ें हमने देखी है ये ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब्स, क्योंकि आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी अभी यहाँ पर होंगे, राइट। तो आप जो जॉब है, जो भी इंटर्नशिप है, या फिर जो भी बिगिनर्स वाले जो जॉब है, यहाँ पे इसको आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। गिटहब के ऊपर कंटिन्यूसली पुश करते रहना है जो भी आप कोड कर रहे हो, तो गिटहब का प्रोफाइल आपका यहाँ पे बिल्ड होते रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है हमारा, यहाँ पे अगेन फिर से हमें एक डिसीजन लेनी पड़ेगी, और वो डिसीजन ये है कि हमें क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है कि डू यू स्टिल लव डिज़ाइन, राइट, प्लस यहाँ पे एनिमेशंस, क्योंकि हम साइट्स बनाते हैं तो शायद अब एनिमेशंस भी आप बीच में आपको मिलेंगे। तो बेसिक एनिमेशन CSS की मदद से कैसे करते हैं, अगर वो आप एन्जॉय करना आपने शुरू किया है, प्लस आप थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क भी पसंद कर रहे हो कि चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से क्रिएटिव बन के चीज़ें थोड़ी सी कर रहे हो, तो इसके अंदर अगर आपको सच में इंटरेस्ट आ रहा है, ये इसमें ये कंबाइन है ना ये सारी चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सो अगर इसका आंसर अगर यस है, यस, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही कम लोग ही बात करते हैं, बट मैं बताता हूँ ऐसी भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर आप एनिमेशन वाली, मतलब बेसिकली आपके वेबसाइट को, आपने एप्पल की वेबसाइट देखी है, एप्पल के वेबसाइट के ऊपर कितनी एडवांस चीज़ें हैं, उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एनिमेशंस काम कैसे करते हैं, कैसे क्रिएटिव होके ये सारी चीज़ें करनी है, राइट। सो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है कि लर्न एनिमेशंस के जो बेसिक्स है वो आपको सीखने हैं कि क्या बिहाइंड द सीन एनिमेशंस काम कैसे करते हैं। बेसिक्स जो है ये आप यहाँ पर करोगे। इसी के साथ में ये जो बेसिक्स अभी सभी जब भी सीखोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ आपको सीखने को मिलती है, जो कि है फ्रेमर मोशन, आपने शायद सुना होगा, या फिर एक है GSAP नाम से एक है, और है एक 3JS आप सीख सकते हो, जिसके अंदर 3D का वगैरह काम कर सकते हो, 3D मॉडल्स वगैरह बनाना, 3D वेबसाइट जो होती है, तो वो आप यहाँ पे करते हो। आप इसके अंदर अगर और एडवांस में जाना है तो मे बी आप आपकी खुद की जो UI कंपोनेंट्स हैं, है ना, एनिमेटेड, वो आप बना सकते हो।
ओपन सोर्स इसका कर सकते हो, बेसिकली फ्री में यूज़ करने के लिए दे सकते हो, या फिर आपके कुछ पेड जो है पैकेजेस बना सकते हो इसके लिए। बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं, राइट। और ये जो फील्ड है ना यहाँ पे, ये एक्चुअली बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपकी क्रिएटिविटी, एनिमेशंस, और इसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी टफ होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका डिमांड भी उस तरह से ज़्यादा है, तो ये एक चीज़ है आपको याद रखना है। एंड इसके लिए आपको टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना है कितना, देखिए ये मैं आपको मिनिमम एक टाइम बताऊंगा जो कि है 4 वीक्स। 4 वीक्स के अंदर आप एनिमेशंस वगैरह ये बेसिक्स चीज़ें जो है वो कुछ सीख के आप बेसिक जो एनिमेटेड वेबसाइट्स है उसको बनाना आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये बस शुरुआत है, कंटिन्यूस लर्निंग तो आगे पूरी लाइफ चलती रहेगी, राइट। लेकिन आपको इतना एटलीस्ट टाइम जो है ये इसके ऊपर देना है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे और एक आंसर ये हो सकता है कि आई हेट ऑल ऑफ दिस, अभी तक जो भी सीखा हुआ है हमने ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, राइट। अगर ऐसा है तो दिस इज़ राइट टाइम टू चेंज द करियर। अगेन करियर मतलब मैं पूरा करियर चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मे बी यू कैन एक्सप्लोर बैक एंड टेक्नोलॉजीज़, मे बी उसके अंदर आपको इंटरेस्ट जो है वो आ जाए, राइट। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद और एक आंसर ये हो सकता है कि हाँ मतलब आप डिज़ाइन अभी भी एंजॉय कर रहे हो, राइट, यस, बट सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, मतलब हाँ मतलब न्यूट्रल है, ऐसा कुछ नहीं कि मज़ा नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है लेकिन उतना भी नहीं है। इसका मतलब आप इस फील्ड के अंदर और भी कंटिन्यूस चीज़ें जो है वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट वाली जो चीज़ आएगी ना आपकी, यहाँ पर आपको जो करना है वो है SPA डिप्लॉयमेंट। क्या मतलब है इसका मतलब जो भी रिएक्ट के अंदर या फिर जो भी मेटा फ्रेमवर्क यूज़ करके जो एप्लीकेशंस आपने बनाए हैं उसको आपको होस्ट करना सीखना है। अभी तक हमने होस्ट जो नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट है उसको किया है, तो यहाँ पे इनको होस्ट करना है, क्योंकि आप जब भी जॉब अप्लाई करोगे तो उसकी जो लाइव लिंक है वो आपको एम्प्लॉयर को, हायरिंग मैनेजर को दिखानी होती है, तो उसके लिए आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसको आप होस्ट करोगे। सो यहाँ पर आप वर्सल यूज़ कर सकते हो उसके लिए, जहाँ पे Next.js का एप्लीकेशन बड़ी आसानी से आप होस्ट कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो। साइड प्रोजेक्ट है तो आप वर्सल आपसे पैसा नहीं लेगा, फ्री में करते हैं वो। इसके अंदर नेटलीफाई है, एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। नेटलीफाई है और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, मैं सबके नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। एक चीज़ ये है कि अगर आपको थोड़ा सा एडवांस बनना है तो आप क्या कर सकते हो, S3 जो है ना AWS का, सो AWS S3 प्लस उसके अंदर क्लाउड फ्रंट जो है CDN प्लेटफॉर्म है बेसिकली AWS का, उसकी मदद से भी आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको होस्ट कर सकते हो। इसी के साथ में क्लाउड फ्लेयर को भी यूज़ कर सकते हो। क्लाउड फ्लेयर पेजेस नाम से एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो आपकी जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस है उनको होस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसके लिए बस आपको मैक्सिमम 1 वीक स्पेंड करना है इसके ऊपर, ठीक है, डिप्लॉयमेंट ये जो है सीखने के लिए। सो यहाँ पर करते हैं 1 वीक इस तरह से, ओके। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, थोड़ा बेटर दिख रहा है, ओके। सो अभी यहाँ पर इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है वो ये है कि हमें अभी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी एडवांस अभी हम सीखते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड आपकी जो लेवल है ना ये भी यहाँ पर अभी बढ़ेगी। सो हम इससे पहले थे हमारे लेवल 3 के ऊपर, यहाँ पे आपकी लेवल जो है ये 4 शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा एडवांस डेवलपर यहाँ पर अभी बन चुके हैं। सो ये आपकी है लेवल 4, ओके। अब लेवल 4 के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, सो लेवल 4 के अंदर आप क्या करते हो, जो फ्रंट एंड है आपका, आपने जो भी एप्लीकेशन बनाए हैं फ्रंट एंड का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो कि कैसे आप आपके एप्लीकेशन का
जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। आप ब्राउज़र के अंदर जो डिव टूल होता है, डिव टूल्स के अंदर आप परफॉर्मेंस टैब होती है, उसको आप सीख सकते हो कि उसके अंदर सारी चीज़ें कैसे करनी है। उसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर हम लिस्ट करेंगे उसको। सो इसके अंदर होता है आपका एक चीज़ होती है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट नाम से, जिसको हम बोलते हैं LSP। ठीक है, ये जो है ना, इसको आपको ठीक करना होता है बेसिकली। अगर जितना आपका प्रोजेक्ट हैवी है, इमेजेस वगैरह ऑप्टिमाइज़ नहीं है, CSS जावास्क्रिप्ट फाइल अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो LSP बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो आपके ब्राउज़र के अंदर चीज़ें पेंट होने में बहुत टाइम अगर आपको लग रहा है, इसका मतलब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जितना लेट होगा उतना यूज़र को लेट साइड दिखती है, जो कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे और एक चीज़ होती है जो कि है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ठीक है, ये आपको देखना है कितना आपके साइट के ऊपर लेआउट जो है शिफ्ट होता है लोड होने के बाद, वो एक प्रॉब्लम होता है। तो CLS इसको बोलते हैं। ये भी हम इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारे वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। हमारे पास एक लाइट हाउस नाम से एक टूल होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आप जो परफॉर्मेंस के अंदर जो भी इश्यूज़ है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। ठीक है, सो ये चीज़ें आप सीखते हो लेवल 4 के अंदर। और इसके लिए ना आपको टाइम जो है वो देना है, ज़्यादा नहीं देना है इसके ऊपर भी। इसके ऊपर आप 2 वीक्स दे सकते हो। 2 वीक इनफ होगा आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए और प्रैक्टिस में आपके एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप आती है जो कि जिसको हम क्या कर सकते हैं बेसिकली। इस स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, आप और चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। जैसे कि एक्सप्लोर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर बैस नाम से एक कॉन्सेप्ट है, बैकएंड एज अ सर्विस। ये आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। हेडलेस CMS जो होता है उसको आप शुरू करते हो, क्योंकि आपको डेटा की ज़रूरत होती है और डेटा आता है बैकएंड से। अगर आप बैकएंड नहीं सीख रहे हो तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से आप आपका जो डेटा है बैकएंड के ऊपर रख सकते हो और आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर उसको फेच कर सकते हो। राइट, तो ये है। अब GraphQL जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन का ही आप पार्ट आप बोल सकते हो। जैसे हम सर्वर के ऊपर डेटा फेच करते हैं ना, तो उसके लिए REST API यूज़ करते हैं, उसी के साथ में GraphQL जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सो जो बैकएंड एज सर्विस है उसके अंदर बहुत सारी चीज़, मतलब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि है AppWrite नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है Firebase, आपने शायद सुना होगा बाय गूगल। Firebase जो है उसको आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली एग्जैक्टली वो बास नहीं है, पास उसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। बट हाँ, एक मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई हेडलेस बैकएंड बेसिकली आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आप और एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, Strapi नाम से एक बहुत ही पावरफुल हेडलेस CMS है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। बैकएंड जो APIs है हमारी रेडी हो जाती है, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो। GraphQL के लिए आप Apollo Client एक कॉन्सेप्ट है, एक लाइब्रेरी है बेसिकली। Apollo Client को आप सीख सकते हो कि कैसे हम GraphQL की मदद से हमारे फ्रंट एंड के ऊपर डेटा फेच कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड इसके लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि इसके अंदर बैकएंड की भी चीज़ें थोड़ी सी इन्वॉल्व है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 वीक्स जो है ये इनफ होंगे आपको इसको एक्सप्लोर करने में। ठीक है, एंड उसके बाद फाइनली जब भी आप ये सारी चीज़ें करोगे तो इस टाइम पर आप जो है एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके होंगे। यहाँ पर ये सारी भी चीज़ें आप करोगे जितनी भी हमने डिस्कस की है, तो यू आर ए प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, इस स्टेज पे आप एक
प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके होंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी आपने एक्सप्लोर यहाँ पे की है। ओके, सो इसके बाद पूरी लाइफ आपके पास पड़ी है चीज़ों को फिर से और नई चीज़ें जो भी मॉडर्न चीज़ें आती है, नई प्रैक्टिसेस आती है, उसको सीखना या फिर जो करंट्स आपके जो स्किल्स है उसको और इम्प्रूव करना, ये आप डेली बेसिस के ऊपर सीखते रहोगे। लेकिन यहाँ तक आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो ये वो रोड मैप है जो आपको कम से कम टाइम के अंदर एग्जैक्टली गाइडेड तरीके से लेके आ सकता है, जो कि आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये हमारा रोड मैप रेडी है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके भी रख सकते हो या फिर आपके पास सेव करके रख सकते हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने की है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हमने लिस्ट की है ना, सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप जब भी कुछ चीज़ों को सीखने जाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आते हैं आप, अगर ये जो HTML है या फिर CSS का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पर अगर आप कोई कलर्स जो है वो सीखने जाओगे तो उसके अंदर ऑन द वे जो है उसके अंदर कुछ और सब टॉपिक्स आ सकते हैं, जो कि ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, लेकिन सब टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे कि RGB को कैसे यूज़ करना है या फिर HSL को कैसे यूज़ करना है। तो वो चीज़ें आप उसी टाइम पर ऑन द फ्लाई सीखते हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। सो अगर आपको देखना है कि कैसे हम ये सारे HTML, CSS, Tailwind CSS इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ये आप एक वीडियो देख सकते हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने की है। और इसी के साथ में हमारा एक React.js का भी कोर्स बहुत ही जल्दी आने वाला है। शायद आप जब भी वीडियो को देख रहे होंगे तो जो कोर्स है ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाइए चेकआउट करिए codersgyan.com को। मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।